हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके लिए जो अकाउंटेंसी के जो विभिन्न चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर है, उनके चैप्टर वाइज सभी के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं कंपनी और अंश पूंजी वाले पार्ट से। देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अंश पूंजी के लिए लेखांकन, और अंश पूंजी के लेखांकन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कंपनी और अंश पूंजी से संबंधित है, शेयर कैपिटल से संबंधित है, उनको आज हम 1 बाय 1 आज की क्लास में करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और इन क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि आगे भी आप इनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंपनी कैसा व्यक्ति है। तो कंपनी कैसा व्यक्ति, आंसर लिखा है कि कंपनी कृत्रिम व वैधानिक व्यक्ति है। देखिए, कंपनी को कृत्रिम और वैधानिक व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि कंपनी का जो निर्माण होता है वो कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है, इसलिए ये वैधानिक व्यक्ति हो गया। और ये एक सामान्य व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है, तो ये कृत्रिम व्यक्ति होता है। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में कौन सा कंपनी नियम लागू है। तो वर्तमान कंपनी नियम 2013 लागू है, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है कंपनी का पंजीकरण ऐच्छिक या अनिवार्य है। तो कंपनी का पंजीकरण हमेशा अनिवार्य होता है। वर्तमान में कंपनी नियम 2013 चल रहा है, उसके अनुसार इसका पंजीकरण होता है। कंपनी के सदस्य क्या कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, तो कंपनी के सदस्य अंशधारी कहलाते हैं क्योंकि ये लोग कंपनी के अंश खरीदते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं। तो जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर अंशधारी कहलाएगा। पांचवा, अंशधारी का दायित्व कैसा होता है। अंशधारी का दायित्व देखिए सीमित दायित्व होता है। अगर कोई अंशधारी किसी कंपनी के अंश खरीदता है तो उसके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि तक उसका दायित्व सीमित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6, न्यूनतम अभिदान कितने प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है। तो न्यूनतम अभिदान 90%, 90% प्राप्त करना आवश्यक होता है। सातवां प्रश्न है, दो मांगों के बीच कम से कम कितने समय का अंतर होना आवश्यक है। तो दो मांगों के बीच में 1 माह का अंतर होना आवश्यक है। और क्वेश्चन संख्या 8 है, वो क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है कि बकाया मांग पर कितने प्रतिशत ब्याज वसूला जाता है। देखिए, बकाया मांग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। कि जब किसी अंशधारी ने किसी कंपनी के अंश खरीद रखे हों, ठीक है, और वो अंशों पर जो मांग राशि है उसका भुगतान नहीं कर पाता है, जैसे फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, या जो भी मांग राशि जो कंपनी ने मांगी है आवेदन के बाद में, अगर वो भुगतान नहीं कर पाता है तो वो बकाया मांग कहलाएगी। और बकाया मांग पर कंपनी है वो 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल करती है, और इसका प्रावधान है वो सारणी ऐप में दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार अग्रिम मांग क्या होती है कि जब कोई अंशधारी अपनी मांगों की राशि एडवांस में कंपनी को दे देता है और कंपनी उसके अंतर नियमों में प्रावधान के अनुसार उसको स्वीकार कर लेती है, तो वो अग्रिम मांग होगी। और अग्रिम मांग पर कंपनी 12% वार्षिक दर से सारणी ऐप के अनुसार ब्याज प्रदान ब्याज देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बकाया मांग और अग्रिम मांग दोनों पर ब्याज का प्रावधान है वो सारणी ऐप के अनुसार किया जाता है। 10वां प्रश्न, अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं या सदस्य होते हैं, क्योंकि अंशधारी ही कंपनी की जोखिम को वहन करते हैं या जो कंपनी की अंश पूंजी में अपना अंश खरीद के योगदान देते हैं। तो जो व्यक्ति पूंजी लगाता है वही कंपनी का क्या कहलाता है, स्वामी कहलाता है। तो अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है। तो कंपनी विधान या कानून के द्वारा होता है। ऊपर हमने बात की थी कि वर्तमान कंपनी नियम 2013 चल रहा है और कंपनी का पंजीकरण या निर्माण होता है वो कंपनी नियम 2013 के अनुसार होता है। तो इसका कंपनी का निर्माण है वो कानून या विधान के द्वारा होता है, इसलिए इसे वैधानिक व्यक्ति कहते हैं। कंपनी के पंजीकरण का कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। प्रवर्तकों के द्वारा, प्रोमोटरों के द्वारा किया जाता है। देखिए, प्रमोटर या प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में कंपनी की स्थापना का विचार आता है और कंपनी के पंजीकरण से संबंधित सभी प्रारंभिक व्यय करते हुए जो प्रारंभिक कार्य है रजिस्ट्रेशन की, वो प्रवर्तकों के द्वारा की जाती है, प्रोमोटर्स के द्वारा की जाती है। 13वां प्रश्न है, निजी कंपनी की न्यूनतम और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, निजी कंपनी में न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं।
सार्वजनिक कंपनी की बात करते हैं। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 व अधिकतम निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर सदस्य हो सकते हैं। यानी कोई सार्वजनिक कंपनी है, उसमें न्यूनतम तो कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं, और अधिकतम उस कंपनी ने कितने अंश निर्गमित कर रखे, उन अंशों की संख्या के बराबर सदस्य हो सकते हैं। एक अंश के बराबर एक सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वो क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है कि जिस कंपनी के 50% से अधिक अंश पर किसी दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है तो अधिकार करने वाली कंपनी क्या कहलाती है? इसको देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए कंपनी ए है, ए कंपनी बी है, ठीक है। बी कंपनी के अंशों पर ए कंपनी के, या ये कह सकते हैं कि ए कंपनी के पास बी कंपनी के 50% या उससे अधिक अंश है। किसके पास? ए के पास। तो ए कंपनी के पास बी के सारे 50% या उससे अधिक अंश है, तो ए कंपनी है वो सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी और बी कंपनी है वो सहायक कंपनी कहलाएगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब 50% से अधिक अंश किसी कंपनी के पास हो जाते हैं तो उसके जो संचालन, नियमन और नियंत्रण के जो अधिकार हैं वो इनके पास प्राप्त हो जाते हैं। तो ए सूत्रधारी कंपनी होगी और बी सहायक कंपनी होगी। 16 प्रश्न है, कौन सी कंपनी अपने अंशों को जनता में निर्गमित कर सकती है? तो एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को जनता में निर्गमित कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी अंशों को खरीदा बेचा जा सकता है। 17वां प्रश्न है, अंशों के लिए जनता को दिया गया निमंत्रण क्या कहलाता है? देखिए, अंशों के लिए जनता को दिया गया निमंत्रण क्रय विवरण कहलाता है। जब कंपनी का पंजीकरण हो जाता है और कंपनी अपने अंश जनता में निर्गमित करती है, उससे पहले एक क्रय विवरण जारी करती है जिसमें कंपनी अपने से संबंधित सभी बातों का उल्लेख करती है और जनता को आमंत्रित करती है कि वो कंपनी के अंश खरीदे। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि कौन सी कंपनी अपनों के स्थानांतरण पर रोक लगाती है? तो एक निजी कंपनी अपने अंशों के स्थानांतरण पर रोक लगाती है। एक निजी कंपनी अपने अंश जनता में निर्गमित नहीं कर सकती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 19वां प्रश्न है, अंशधारी को प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो अंशधारी को प्रतिफल के रूप में लाभांश प्राप्त होता है, डिविडेंड प्राप्त होता है, ठीक है। 20वां प्रश्न है, एक कंपनी कौन से अंश निर्गमित कर सकती है? तो एक कंपनी समता अंश यानी इक्विटी शेयर और पूर्वाधिकार या अधिमान अंश प्रेफरेंस शेयर दोनों प्रकार के अंश जारी कर सकती है। और कंपनी के जो स्वामी होते हैं वो समता अंशधारी कहलाते हैं। तो कंपनी जो अधिकतर अंश जारी करती है वो समता अंश जारी करती है, इक्विटी शेयर जारी करती है। 21वां प्रश्न है कि कंपनी में एक निश्चित दर से लाभांश किन अंशधारियों को दिया जाता है? तो आपको बता दें कि पूर्वाधिकार या अधिमान अंशधारी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो लाभांश की दर होती है वो उनके निर्गमन के समय ही निश्चित होती है कि उनको लाभांश कितने प्रतिशत से दिया जाएगा। 22वां प्रश्न है, वो कहता है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखित अधिकतम पूंजी को क्या कहती हैं? देखिए, पार्षद सीमा नियम में जो कंपनी की पूंजी लिखी होती है उसको अथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं, पंजीकृत या अधिकृत अंश पूंजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है। तो कंपनी के समापन पर मांगे जाने वाला भाग पूंजी आरक्षित या आरक्षित पूंजी या संचित पूंजी कहलाती है। आरक्षित पूंजी या आरक्षित पूंजी या संचित पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जो कंपनी के समापन पर कंपनी मांगती है, ठीक है। 24वां प्रश्न, कौन से अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो अभी हमने बात की थी पीछे कि जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं, जो कंपनी की जोखिम वहन करते हैं और जिनको कंपनी में जो निर्णय लेने में वोट देने का अधिकार है वो समता अंशधारी होते हैं और समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं, ठीक है ना। 25वां प्रश्न है, किन अंशधारी को वोट देने का अधिकार है? तो समता अंशधारी को वोट देने का अधिकार है। 26वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 26वां प्रश्न कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या अंशों को बट्टे पर जारी किया जा सकता है? तो धारा 53 के अनुसार अंशों को बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले अंशों को बट्टे पर जारी कर सकते थे, लेकिन 2013 कंपनी अधिनियम के बाद में अंशों को बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं कि धारा 54 ये कहती है कि हरण किए गए अंशों को या शेयर समता अंशों को कंपनी बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
प्रश्न संख्या 27 कहता है कि अंश आवंटन खाता या अंश आवेदन खाता किस प्रकृति का खाता होता है? तो ये दोनों व्यक्तिगत प्रकृति के खाते हैं। ठीक है। 29वां प्रश्न कहता है कि अंश के अभिदान हेतु जनता को किया जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो अंशों के अभिदान हेतु जनता को किया जाने वाला प्रस्ताव प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन आईपीओ कहलाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनी आईपीओ लेके आ रही, तो आईपीओ क्या होता है कि प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, जो पहली बार कंपनी अपने अंश जनता में निर्गमित करती है, तो वो क्या कहलाता है? आईपीओ कहलाता है। 30वां प्रश्न है अधि अभिदान से क्या आशय? तो इसका आंसर लिखा है कि जब कंपनी द्वारा निर्मित किए गए अंशों से ज़्यादा अंशों के लिए जनता से आवेदन प्राप्त होता है तो उसे अधि अभिदान कहते हैं। जैसे कंपनी ने मान लेते हैं कि 10,000 अंश जारी किए और जनता से खरीदने के लिए 12,000 के लिए आवेदन आ गया, तो ऐसी स्थिति को अधि अभिदान कहते हैं। अधिक अंशों के लिए आवेदन आया तो ये अधि अभिदान कहलाता है। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि यथानुपात या अनुपातिक बंटन से क्या आशय? देखिए, इसी उदाहरण से समझते हैं कि कंपनी ने कितने अंश जारी किए? 10,000। आवेदन कितने के लिए आया? 12,000, यानी 12:10, यानी जो 12 अंश मांगेगा उसको कितने देंगे? 10 देंगे। इसको काट लेते हैं तो 6 मांगने वाले को कितना देंगे? 5 देंगे। यानी अनुपातिक आधार पर, अधि अभिदान की स्थिति में अनुपातिक आधार पर जब अंशों का बंटन किया जाता है तो उसे यथानुपात या अनुपातिक बंटन कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 32 है कि यदि हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं किया जाता है तो हरण किए गए अंशों की राशि को तुलन पत्र में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? देखिए, जब कंपनी किसी अंशधारियों के अंश हरण कर लेती है और उन हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं करती है तो इन हरण किए गए अंशों की राशि है वो कंपनी बैलेंस शीट में अंशधारक निधि यानी शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत जो अंश पूंजी शेयर कैपिटल हेड होता है उसी में दिखाएगी। जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, उसी में ही जो हरण किए गए अंशों की राशि है, अगर उनका पुनर्निर्गमन नहीं किया गया है तो उनकी राशि है वो अंश पूंजी शीर्षक में ही दिखाई जाएगी। 33वां प्रश्न कहता है कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो किस स्थिति में प्रतिभूति प्रीमियम खाते को नाम किया जाएगा? देखिए, जब अंशों का हरण किया जा रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उन पर प्रतिभूति प्रीमियम की राशि यानी सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त हो रखी है या नहीं हो रखी है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक अंशधारी था ए, उसने किसी कंपनी के अंश खरीद रखे थे और उसने प्रथम मांग और द्वितीय मांग की राशि नहीं दी और उसके अंशों का हरण कर लिया। इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की राशि दे दी थी और अलॉटमेंट के साथ क्या था कि प्रीमियम दे थी। इसका मतलब इससे प्रीमियम प्राप्त हो चुकी है। लेकिन एक बी अंशधारी ऐसा है जिसने सिर्फ आवेदन की राशि दी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की राशि नहीं दी। इसका मतलब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम की राशि भी नहीं दी। तो जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है तो हरण करते समय ये ध्यान रखना है कि जिस अंशधारी के अंशों का हरण किया जा रहा है उससे अगर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो उस वक्त हरण करते समय उसके प्रीमियम की राशि को नाम करना है, डेबिट करना है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है कि प्रतिभूति प्रीमियम का क्या उपयोग किया जा सकता है? देखिए, जो अंशों के निर्गमन के समय हमें प्रतिभूति प्रीमियम प्राप्त होती है, जिस प्रतिभूति प्रीमियम को हम विवरण, सरप्लस, संचय आदि के शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं, तो उसके क्या उपयोग किए जा सकते हैं? ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लें। इसके पहला उपयोग है प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में। प्रारंभिक व्यय वे होते हैं जो कंपनी के पंजीकरण के लिए प्रवर्तक करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इनको अपलिखित करने के लिए हम प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी करने के लिए भी हम प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा, ऋण पत्रों के शोधन प्रदेय प्रीमियम की व्यवस्था करने में भी हम जो प्रतिभूति प्रीमियम हमें प्राप्त हो रखी है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिभूति प्रीमियम की उपयोग है इनको आप अच्छे से नोट कर लें और याद करें। लास्ट जो प्रश्न है 35 नंबर, वो कहता है कि अंश पूंजी खाते शेयर कैपिटल अकाउंट को नाम कब किया जाता है? देखिए, जब हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो चाहे तो अंशों की पूरी राशि एक साथ प्राप्त हो जाए, वरना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति में जब हम उनकी राशि प्राप्त कर लेते हैं अंशों की, और जो राशि आती है वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। और प्रत्येक स्थिति में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है।
लेकिन जब अंशों का हरण करते हैं तो उस स्थिति में शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ जाएगा, अंश पूंजी खाते को डेबिट कब किया जाता है? जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, नाम किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने संभवतः सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, अधिकतम प्रश्न करने की कोशिश की है। जो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आगे की क्लास में, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ऋण पत्र, उसका वीडियो बनाएंगे, उसकी क्लास लगाएंगे। उसमें ऋण पत्रों से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि हम क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सीरीज का आज पहली क्लास थी, पहला वीडियो था, जिसमें हमने अंश और कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनको आज की क्लास में करने की कोशिश की है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।